Good morning, students. I hope you all are at your best on your homes. आज का टॉपिक है एटम्स। एटम्स का जो चैप्टर है इसको हम बढ़िया से आज पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं एटम से। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। The structure of matter that shapes the world around us has been a subject of study since long time. बहुत लंबे समय से ये चल रहा है कि भाई हम इसको किस तरह इस मैटर को हम देखते हैं कि भाई मैटर किससे बना हुआ है। ये बहुत पुराने टाइम से ये चर्चा थी। The first contribution in this regard came from Dalton, who postulated that matter is made up of atoms. जो इसमें significant progress हुई उसके अंदर पहला जो बड़ा कंट्रीब्यूशन था वो डाल्टन का था। उन्होंने ये पोस्टुलेट किया, उन्होंने ये इमेजिन किया अपनी तरफ से एक चीज इस तरह दी कि ये मैटर जितने भी हैं वो एटम्स के बने हुए और एटम्स इनडिविजिबल है। एटम्स को और ज्यादा पार्ट नहीं किए जा सकते। द वर्ड एटम कम्स फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड एटोमस विच मीन्स नो कट। नो कट का मतलब उसको और ज्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता। J.J. Thomson proposed a structure for the atom which was modified by Rutherford and later by Niels Bohr. उसके बाद J.J. Thomson ने उसका अपना एक स्ट्रक्चर दिया, फिर उसको मॉडिफाई किया। जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आई उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होती गई और जो आपका एटम का स्ट्रक्चर है वो मॉडिफाई होता गया। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या है? डाल्टन ने क्या कहा था? All atoms are consist of a very small invisible particles called atoms. Atoms of same element are exactly same and atoms of different elements are different. डाल्टन ने ये बताया कि सारे के सारे मैटर एक जैसे इनविजिबल पार्टिकल से बने हुए हैं और हम उन इनविजिबल पार्टिकल्स को एटम्स कहेंगे और एटम्स सारे एक पर्टिकुलर मैटर के लिए सेम होंगे लेकिन अलग अलग मैटर के लिए अलग अलग होंगे। थॉमसन ने उसके बाद अपना मॉडल दिया। थॉमसन ने क्या बताया? एवरी एटम इज यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 मीटर इन विच एंटायर मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड रैंडमली। उन्होंने कहा कि देखो जितने भी एटम है उनके अंदर बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्जेस है, उनसे घेर रखा है उसको और उसकी जो ऑर्डर है, जो स्फेरिकल जो शेप है उसका ऑर्डर 10⁻⁻10 मीटर का है, यानी रेडियस इतनी है उसकी स्फेयर की, है ना। और उसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे रैंडमली बिखरे पड़े हुए। द एटम एज अ होल इज न्यूट्रल, यानी एटम पूरा न्यूट्रल है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव है। दिस वाज आल्सो नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम। इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं क्योंकि इसको कहा गया कि जिस तरह तरबूज में बीज बिखरे हुए होते हैं अंदर, उस तरह का एटम है। मतलब उनको आप लोकेशन ट्रेस नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रॉन इसमें कहाँ है, कहीं ना कहीं अंदर पूरी सब जगह बिखरे हुए। करेक्ट। तो ये थॉमसन का मॉडल था। थॉमसन के बाद थॉमसन के मॉडल में प्रॉब्लम क्या क्या आई? इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एंड अदर एटम्स, है ना। ये स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। स्पेक्ट्रल सीरीज क्या होती है ये हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। इट कुड नॉट एक्सप्लेन लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। जो रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किया था उसमें जो लार्ज एंगल स्कैटरिंग हुई है ना, लार्ज एंगल पे अल्फा पार्टिकल मुड़ गए, उनके बारे में थॉमसन का एटॉमिक मॉडल एकदम साइलेंट है, वो कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद में क्या हुआ कि रदरफोर्ड ने इसको मॉडिफाई किया। मॉडिफाई करने से पहले उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही फेमस था, इसको बोलते हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो ये जो अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है इसको हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है। एन अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस। ये क्या होता है कि हीलियम का न्यूक्लियस होता है ना। तो हीलियम के न्यूक्लियस में क्या होंगे? 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन ओनली। तो एन अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस कंटेनिंग 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। देयरफॉर एन अल्फा पार्टिकल हैज 4 यूनिट ऑफ मास। इसकी मास कितनी होगी? 4 यूनिट। बट
इसका चार्ज कितना होगा, +2 क्यों, क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन ही है, यानी ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होगा। ये एक ऐसा पार्टिकल होगा जो पॉजिटिवली चार्ज है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको हम यूज करेंगे आगे, हमारे काम आएगा। दिस एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय रदरफोर्ड एंड हिज कोलैबोरेटर्स गीजर्स एंड मार्सडेन एंड इट इज शोन इन फिगर। किस तरह का था, इस तरह का एक एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने। यहां क्या किया उन्होंने, यहां से सोर्सेज ऑफ अल्फा पार्टिकल, या एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स था, यहां से बम्बार्डमेंट करवाई उन्होंने गोल्ड फॉइल पे। गोल्ड फॉइल यानी एक पतली सी पन्नी ले ली उन्होंने गोल्ड की, और इसके ऊपर बम्बार्डमेंट करवाई यहां से अल्फा पार्टिकल की, ठीक है। और जब अल्फा पार्टिकल में बम्बार्डमेंट हुई तो क्या हुआ कि कुछ अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट वे निकल गए। समझ रहे हैं ना आप बात को। इसी का दूसरा ये क्रॉस सेक्शन से इसको दिखाया है कि यहाँ से लीड की ब्रिक्स के बीच में से इसको एक पतली नली बना के और यहाँ से इसको कराया। यहाँ पर भी गोल्ड फॉइल लगा था, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे लगा हुआ दिख रहा है, लेकिन ये पूरा गोल्ड फॉइल ही है। तो इस गोल्ड फॉइल को कि यहाँ से कुछ मैक्सिमम जितने भी थे, यहाँ पर भी देखिए ऊपर फर्स्ट फिगर में और सेकंड फिगर में दोनों में मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स विदाउट एनी स्कैटरिंग या वेरी स्मॉल एंगल स्कैटरिंग के सामने चले गए। इनके अंदर कोई विशेष स्कैटरिंग हुई नहीं, मैक्सिमम जितने भी थे। कुछ ऐसे थे जो 90 डिग्री तक घूम गए, कुछ ऐसे थे जिनको 90 डिग्री से भी ज्यादा स्कैटरिंग हुई, जिसको हम बोलते हैं लार्ज एंगल स्कैटरिंग, है ना। इस फिगर में जस्ट ए मिनट भाग जाता है कई बार, ये है ना, कई बार ये अक्सर भाग जाता है, बट हम ऐसा नहीं होने देंगे। कहा जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है बच्चों कि ये मैक्सिमम पार्टिकल स्ट्रेट में निकल गए। अब इसको पता कैसे चलेगा कि कौन सा कहां था। यहां पर एक माइक्रोस्कोप का डिटेक्टर लगा दिया चारों तरफ, जो आपको डिटेक्ट कर सके कि अल्फा पार्टिकल कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ आए, जितने यहाँ से बम्बार्डमेंट हमने करवाई थी उनमें से कितने इधर आए, कितने उधर गए। यहाँ पर जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन लगा दी थी उन्होंने, है ना, और यहाँ पर एक वैक्यूम सा एनवायरनमेंट पैदा कर दिया जिससे उस पर और किसी फैक्टर्स का इफेक्ट नहीं पड़े। एक्सपेरिमेंट पूरी तरह इन जो एक्सटीरियर फैक्टर्स है उनसे उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना आए। तो ये उसका एक्सपेरिमेंट था। अब इसके कंक्लूजन निकले। कंक्लूजन क्या निकले, कंक्लूजन है ए टिपिकल ग्राफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट डिफरेंट एंगल्स इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम as shown in figure. The dots of this figure represent the data points. देखो इस ग्राफ को समझने की कोशिश करो। यहाँ स्कैटरिंग एंगल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, स्कैटरिंग एंगल। जिस एंगल से यहाँ पर ये आपके स्कैटर हो रहे हैं और यहाँ पर कितने पार्टिकल्स स्कैटरिंग हुई है। तो यहाँ जो स्मॉल एंगल है जीरो के आसपास, तो मैक्सिमम यहाँ पर 10⁻⁷ के आसपास इतने जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो स्कैटर्ड हो गए। उसके बाद धीरे धीरे ये संख्या कम होती गई और बहुत कम ऐसे थे जो कि 180 डिग्री के आसपास यहाँ पर स्कैटरिंग हुई उनकी, ऐसे बहुत ही कम थे। Many of the alpha particle passes through the foil. It means that they do not suffer any collision. Only about 0.14% of incident alpha particle is scattered by more than 1 degree, है ना, और about 1 in 8,000, 8,000 में से कोई एक रिफ्लेक्टेड बाय मोर देन 90 डिग्री। इसलिए मोर देन 90 डिग्री वापस घूम गया, इसमें लार्ज एंगल स्कैटरिंग हुआ। ये तो बहुत कम हुआ, 0.14% ही ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जिनमें 1 डिग्री से ज्यादा की स्कैटरिंग हुई। यानी मैक्सिमम 99.86% जितने थे, 99.86% अल्फा पार्टिकल्स विदाउट एनी स्कैटरिंग निकल गए आपके पास। क्लियर? अच्छा, ये तो कंक्लूजन है, उसके ऑब्जर्वेशन है और उन्हीं से कंक्लूजन निकला। अब उसने रदरफोर्ड ने अपना मॉडल देने की कोशिश की। उन्होंने क्या कहा,
Rutherford argues that to deflect the alpha particle backward, it must experience a large repulsive force. वहां पर एक large repulsive force, यानी इस तरह का कुछ पॉजिटिव चीज होनी चाहिए, जिसके क्योंकि अल्फा पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज है, तो वहां पर भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज वाला होना चाहिए, तभी तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा. This force could be provided if the greater part of the mass of the atom and its positive charge are concentrated tightly at its center. एक ही जगह से बहुत ही कम वापस आए, इसका मतलब बहुत कम जगह ऐसी है जहां पर पॉजिटिव चार्ज है. उन्होंने ये कहा कि पॉजिटिव चार्ज ही पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर पाएगा. इसका मतलब ये हुआ कि उस पूरे एटम में बहुत ही कम जगह ऐसी है जहां पर पॉजिटिव चार्ज है, और वो कहां पर है, उसके सेंटर में है. This led Rutherford to postulate that entire positive charge of the atom must be concentrated in a teeny central core of the atom. बहुत ही छोटे से सेंट्रल कोर में ही कंसंट्रेट हुआ है सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज. This teeny central core of each atom was called atomic nucleus. उन्होंने उस समय इसको एटॉमिक न्यूक्लियस कहा, ठीक है ना. और ये बहुत कम जगह है, इसलिए बहुत ही कम वहां से लार्ज एंगल पर क्या हुए, स्कैटर्ड हुए. समझ में आई? हाँ. अब देखो ये ऑब्जर्वेशंस और कंक्लूजन्स दोनों एक साथ कंपेयर करके बनाया हुआ है. पहला है मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेज स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, सीधे सीधे निकल गए. इसका मतलब इट इंडिकेट्स दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एन एटम इज एम्प्टी, कि ज्यादातर स्पेस है वो खाली है. फिर दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है, सम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर स्कैटर्ड बाय ओनली स्मॉल एंगल्स ऑफ ऑर्डर ऑफ ए वेरी फ्यू एंगल. एक बहुत ही छोटे से एंगल पर कुछ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग हुई. तो इसका कंक्लूजन क्या निकला, एन अल्फा पार्टिकल बीइंग पॉजिटिवली चार्ज एंड द हेवी कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन कुड ओनली बी डिफ्लेक्टेड बाय हेवी एंड पॉजिटिव रीजन इन एन एटम. भाई जब हेवी है, इसका 4 तो मास है, 4 यूनिट तो, और +2 इसका चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स है तो डाइवर्ट नहीं हो सकता है ना. इसके लिए इसको डिफ्लेक्ट करने के लिए बहुत ही हेवी पॉजिटिव चार्ज भी चाहिए एटम में. इट इंडिकेट्स दैट द पॉजिटिव चार्जेस एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑन द एटम आर कंसंट्रेटेड एट द सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस. इससे ये हुआ कि बहुत ही कंसंट्रेटेड है, और ज्यादातर मास कहां पर है एटम का, न्यूक्लियस पर. थर्ड है, ए फ्यू अल्फा पार्टिकल्स 1 in 9000, ये 8000 9000 लिखा है, यानी बहुत ही कम, वर डिफ्लेक्टेड थ्रू लार्ज एंगल्स इवन ग्रेटर देन 90 डिग्री. सम ऑफ देम इवन रिट्रेस्ड देयर पाथ. रिट्रेस्ड का मतलब उसी एंगल पर वापस आ गए जिधर से गए थे, उसी पाथ पर. इट मींस एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन वाज 180 डिग्री. इसका कंक्लूजन क्या निकाला उन्होंने, अल्फा पार्टिकल विच ट्रेवल्स टुवर्ड द, जस्ट ए मिनट जी सर, हाँ सर ठीक है. हाँ सर, इसमें 11th में. हाँ फर्स्ट ही आ रहा है सर, 1 मिनट में देखता हूँ. हाँ फर्स्ट ही आ रहा है सर, ठीक. ओके. Alpha particles which travels towards the nucleus directly get retarded due to Coulomb's force of repulsion and ultimately comes to rest and then fly off in the opposite direction. वो कह रहे हैं कि वहां पर Coulomb force से रिपल्सन हुआ, क्योंकि +2 था, जो इसके ऊपर हेवी चार्ज था, तो वो बहुत ही हेवी चार्ज से रिपेल हो गया है ना. उससे भी हेवी वहां पर मास होगा, इसलिए वो रिपेल हो गया, और रिपेल होकर उसी डायरेक्शन में वापस आ गया. कहने का मतलब ये है कि ये प्रूव हो गया कि न्यूक्लियस इसके सेंटर में है, और सेंटर में होने के साथ साथ वो इसको पॉजिटिवली चार्ज है. ठीक है, चलो नाउ अब देखो कुछ टर्म्स को अपने को डिफाइन करनी पड़ेगी. डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कितना मैक्सिमम जो रिटार्डेशन हुआ है अल्फा पार्टिकल, कितना मैक्सिमम पास जा सकता है.
तो बच्चों इसमें सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वहां तक जाकर इसकी जो वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तो वो कितना पास में जा सकता है, इसको हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए बिल्कुल ही सिंपल तरीका, पहले अपन इसको रीड कर लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड सेंटर ऑफ न्यूक्लियस जस्ट बिफोर इट रिफ्लेक्ट बैक बाय 180 डिग्री। 180 डिग्री पे रिफ्लेक्ट होगा तो कितना क्लोज जाएगा, मैक्सिमम कितना क्लोज जाएगा, जितना मैक्सिमम क्लोज जाएगा उतने ही उसके और सेंटर के बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी। इसको ले लिया हमने R0, R0। When the distance between alpha particle and nucleus is equal to the distance of closest approach, the alpha particle comes to rest। यहां से जाएगा और यहाँ इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगा, उसके बाद यहां से रिपेल होकर उसी डायरेक्शन में वापस आ रहा है। At this point of distance, the kinetic energy of alpha particle is completely converted into electric potential energy of the system। पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो रिपल्सन वाला फोर्स है, वहां पर जो एनर्जी बनेगी इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये तो हमें पता है कितनी एनर्जी मिलनी है। 1/4πε0 जेड, जेड इस न्यूक्लियस का चार्ज है ना, ई स्क्वायर क्यों, यहां से पॉजिटिव चार्ज आया ना, है ना, ई स्क्वायर, ई मल्टीप्लाइड बाई ई, ठीक है, अपॉन R0। समझ में आ गई कहानी? अरे पहला चार्ज दूसरा चार्ज अपॉन R0, दोनों के बीच की डिस्टेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है। और ये एनर्जी है, ये क्या है, एनर्जी है इन दोनों के बीच में, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है दोनों के बीच में, यहाँ इस जगह, जो कि इसको रिटार्डेशन के लिए मजबूर कर देती है। तो यहाँ पर पूरी एनर्जी पहले हाफ mv² थी, अब हो गई ये, तो दोनों इक्वल हो गए। इक्वल होने से यहाँ से इस R0 की वैल्यू निकाल लो। तो R0 की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके पास में जितनी भी क्वांटिटी, इसको दूसरे जो अपनी साइड है उसके अंदर ट्रांसपोज कर देते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या मिलेगा अपने को, R0, या R0 को इधर ले जाते हैं, इसको पूरे हो जाते हैं। R0 यहाँ चला गया, ये आएगा तो इस 1/4ε0 2, ये 2 यहाँ ऊपर आ गया, 2z² अपॉन और mv² आ गया डिनोमिनेटर में। ऑब्वियसली द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस मस्ट बी स्मॉलर देन अबव वैल्यू। सीधी सी बात है कि जो न्यूक्लियस है इस R0 से छोटी होनी चाहिए, अदरवाइज तो ये अंदर पेनेट्रेट कर जाएगा और एक दूसरी समस्या हो जाएगी, क्योंकि ये इसका जो स्ट्रक्चर है उसको बिगाड़ के रख देगा। तो ये न्यूक्लियस के अंदर एंटर नहीं करेगा, ये बाहर ही होगा। न्यूक्लियस की रेडियस छोटी होगी इस वैल्यू से। इम्पैक्ट पैरामीटर, द ट्रेजेक्टरी ट्रेस्ड बाय एन अल्फा पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द इम्पैक्ट पैरामीटर बी ऑफ ए कोलिजन। बी क्या है कि ये कितना दूर से इसको भाग जाए, इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। यहाँ से अल्फा पार्टिकल आएगा तो जैसे यहाँ से इस पास में आने लगा, इनके बीच में रिपल्सन होना शुरू हो जाएगा और ये दूर भागता भागता अपनी डायरेक्शन ऊपर की तरफ चेंज कर लेगा, थीटा एंगल से यहाँ स्कैटर हो जाएगा। ये कितना इम्पैक्ट आया दोनों के बीच में, यहाँ कितनी दूर से ये निकल गया वहां, है ना। दिस इज इम्पैक्ट पैरामीटर। The impact parameter is the perpendicular distance of the initial velocity vector of alpha particles from the central line of the nucleus। central line जो सीधी है और जो उसके कारण वो दूर से निकला, वो आपकी इसके बीच की perpendicular distance, that is B। For large impact parameters, force experienced by alpha particle is weak, है ना, वीक फोर्स लगेगा उसके ऊपर। वेरीज इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस एंड अल्फा पार्टिकल विच डेविएट मच स्मॉलर एंड वाइस वर्सा। दोनों के बीच में बहुत ही वीक फोर्स काम करता है और इसके कारण से जो डेविएशन होता है अल्फा पार्टिकल का, वो बहुत ही कम होता है। रदरफोर्ड ने इसको कैलकुलेट करके भी एक फॉर्मूला दिया, B = 1/4πε0 z² cot θ/2 अपॉन EK, यानी काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी। ये यहाँ देखिए, ये बी ये है इनके बीच वाला, ये यहाँ से कुछ यहाँ से वापस
रिटार्ड हो जाएंगे यहाँ से, इससे टकरा के, पूरी तरह टकराएंगे नहीं, जस्ट क्लोजेस्ट अप्रोच के बाद यहीं से, उसके बाद बाकी आएंगे तो ये मैक्सिमम थोड़े से मुड़ के स्केटर हो जाएगी इनकी थीटा एंगल पे, कुछ लार्ज एंगल स्केटरिंग भी होगी, लार्ज एंगल स्केटरिंग जिसका थीटा मोर देन 90 डिग्री हो। ठीक है, अच्छा, ओके। नाउ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड का मॉडल क्या था एक एटम का? एन एटम इज कंपोज्ड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। एटम किससे बना हुआ है? रदरफोर्ड ने कहा कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से बना हुआ है। Majority of the mass of an atom was concentrated in a very small region. This region of atom are called the nucleus of an atom. It was found out later that the very small and dense nucleus of an atom is composed of neutron and proton. ये तो बाद में पता चला कि न्यूक्लियस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से बना हुआ है। पहले ये सोचते थे न्यूक्लियस एक ही चीज है बस, है ना। ये रदरफोर्ड ने बताया कि न्यूक्लियस एक ही चीज है, बस इसको और ज्यादा अब डिवाइड नहीं किया जा सकता, ये किसी से नहीं बना हुआ। लेकिन बाद में पता चला कि इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, यहाँ पर दो एलिमेंट्स होते हैं। एटम्स न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज है। The electrons revolve around the nucleus in a fixed circular path at a very high speed. The fixed circular paths are termed as orbits. वो जो फिक्स सर्कुलर पाथ थे जहां पर इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है उनको ऑर्बिट्स कहा गया रदरफोर्ड के द्वारा। रदरफोर्ड ने उनको क्या कहा कि ये ऑर्बिट्स हैं जिस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, रिवॉल्विंग मोशन वहां पर मिलेगी उनको और रिवॉल्व कर रहे हैं। An atom has no net charge. एटम का अपना कोई चार्ज नहीं है क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। और दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज एंड डेंसली कंसंट्रेटेड न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। ये बात अपनी हो गई। A strong electrostatic force of attraction hold together the nucleus and electrons. मतलब ये क्या है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो जो कि अट्रैक्शन का कारण है। जी सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, ठीक है, ठीक है, ठीक। जस्ट मिनट, 1 मिनट टाइम दीजिए क्योंकि साथ साथ और भी कई काम चल रहे हैं। यस यस, ओके ओके। The size of the nucleus of an atom is very small in comparison to the total size of the atom. वही बात आ गई कि बहुत छोटी सी जगह में मैक्सिमम मास एटम का वहां पर कंसंट्रेट है। ना इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट की बात करें, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसमें सिंपल सी बात है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो इसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो बैलेंस हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। Fe इज इक्वल टू Fc। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही इसको बांधे रखता है, यही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। तो मैं इसमें कह सकता हूँ कि mv²r इक्वल होगा Ze²/4πε0r²। इसमें अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो वो तो हाफ mv² होगी। हाफ mv² निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये r हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो r को मैं इधर ले गया, ये कैंसिल आउट हो गया वंस, है ना, इस r² से यहाँ बच गया mv²। अब इसको मैं हाफ कर दूं तो यानी हाफ mv² विल बी इक्वल टू Ze² अपन ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा जब मैं इसका हाफ करूंगा दोनों तरफ, है ना। यहाँ 8 आ जाएगा, 8πε0 और एक r इस r से कैंसिल हो गया, एक बच गया। तो ये हो गया आपका Ze² 8πε0r इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन। अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ये हो जाएगी -Ze²/4πε0r, जो आपने उस समय फॉर्मूला में पढ़ी थी, ये है ना। Ze² समझ रहे हो ना? अरे भाई यहाँ पर चार्ज कितना है प्रोटॉन पे? एक प्रोटॉन पे प्लस ही, एक इलेक्ट्रॉन पे माइनस ही। अच्छा, कितने प्रोटॉन है वो उसका Z हो जाएगा, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? प्लस Zd।
और इसको तो यहां पर फॉर्मूला क्या होगा 1/4πε0 Q1 इंटू Q2, तो Q1 ZE और Q2 E दोनों मल्टीप्लाई होकर ZE² अपॉन R। समझ में आ गया ना। और पोटेंशियल एनर्जी अगर नेगेटिव नहीं होगी तब तो ये भाग जाएगा यहाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होनी बहुत जरूरी है। चलो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो टोटल एनर्जी भी नेगेटिव आएगी। दोनों को हमने ऐड कर दिया तो 1/8, यानी ये इसका आधा है, इसका आधा है तो ये आधा बच गया माइनस, ठीक है ना, -ZE² अपॉन 8πε0 R। ये सिंगल न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। जैसे हाइड्रोजन एटम लेना है तो Z1 होगा, तो Z की जगह 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा -E² अपॉन 8πε0 R। द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। नेगेटिव आ रही है ना, टोटल एनर्जी कैसे आ रही है, नेगेटिव। दिस इंप्लाइज दैट द फैक्ट दैट इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है इस न्यूक्लियस के साथ, है ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर न्यूक्लियस के साथ बाउंड है, छोड़ के नहीं जा सकता। अगर आपको इलेक्ट्रॉन वहां से भगाना है तो पहले इतनी एनर्जी वहां पर देनी पड़ेगी। एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अब हम लगभग इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट देख रहे हैं। अब अपने को ये एक तो बोर मॉडल और एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमें देखना है, तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम शुरू कर रहे हैं यहाँ से। आई थिंक आप इसको एक ही उसमें मुंह में पढ़ेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, इसलिए मैं लंबे वीडियो बना रहा हूँ, न कि छोटे छोटे वीडियो बना के उसको एक्सप्लेन किया जाए। इसकी प्रॉब्लम्स, इसके न्यूमेरिकल्स हम छोटे छोटे वीडियो बना के देखेंगे। When an atomic gas or vapor is excited at low pressure, usually by passing an electric current through it, the emitted radiation has a spectrum which contains certain specific wavelengths only. A spectrum of this kind is termed as line emission spectrum and is consist of bright lines on a dark background. इसे कहने का मतलब क्या है कि एटॉमिक गैस को अगर एक्साइट किया जाए, ऐसी गैस जिसमें बहुत सारे भाई गैस है तो एटम्स होंगे, उसको लो प्रेशर पर एक इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू निकाला जाए, फिर उसके अंदर जो रेडिएशन होगा उसका स्पेक्ट्रम बनाया जाए, तो वो जो स्पेक्ट्रम होगा उसको अगर अपने डिटेक्ट करें तो उसमें कई लाइन आती है, उस स्पेक्ट्रम की कई लाइन आती है, इस तरह की खड़ी लाइन आती है। और जो ये लाइन आती है ये ब्राइट होती है और पीछे बैकग्राउंड कैसा होता है, डार्क होता है। क्या होता है बच्चों, इसमें यहां से ये जो लाइन होती है इनका नाम होता है अलग अलग, और ये वेवलेंथ के हिसाब से होती है, और इन लाइंस का एक पैटर्न होता है। पैटर्न कैसा होता है कि ये एक ब्लॉक यहां लाइन का बन गया, उसके बाद ये रिपीट होती है और रिपीट होती है, लेकिन उतनी एक्चुअली उनके बीच में जो गैप होता है वो नहीं रहता जो फर्स्ट में था, गैप कम होता जाता है। यहां पर जैसे ये दूर दूर है, यहाँ पर थोड़ी पास में आई, यहाँ और पास में आएगी, यहाँ और पास में। तो ये जो पैकेट है इनको बोलते हैं हम सीरीज, और ये सीरीज उनके नाम पर है जिन्होंने इसको डिस्कवर किया, करेक्ट। अब देखो इसको आगे पढ़ते हैं अपन। When white light passes through a gas and we analyze the transmitted light using a spectrometer, we find some dark lines in the spectrum, है ना, dark lines in the spectrum. These dark lines correspond precisely to those wavelengths which were found in the emission line spectrum of the gas. समझ में आई कहानी कि यहां पर जो वेवलेंथ, जिस वेवलेंथ का ये रिप्रेजेंट कर रही है, ये लाइंस किसी न किसी वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है, और वो वेवलेंथ किसकी है, जो इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम में हमें ऑब्जर्व हो रही है, जो लाइन स्पेक्ट्रम में हमें मिल रही है, ये उस वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे ये 820 nm पे है, तो इसका मतलब 820 वेवलेंथ की यहाँ पर लाइट स्कैटर हुई है, इमिट हुई है, रेडिएशन हुआ है इतना। This is called the absorption spectrum of the material of the gas. इसे क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन मटेरियल, जो उस गैस का है उसका स्पेक्ट्रम। ठीक, क्लियर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द मटेरियल ऑफ द गैस, जो जिससे गैस बनी हुई है उस मटेरियल का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, करेक्ट। चलो
स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ ए हाइड्रोजन, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ ए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जब बनाया तो बच्चों क्या हुआ कि सबसे पहले इसको वाल्मन ने डिस्कवर किया था। किसने किया था? जैकब वाल्मन। तो सबसे पहले जो नाम दिया 656.3 नैनोमीटर पर, उसको क्या है इन्होंने H अल्फा कहा, हाइड्रोजन का अल्फा स्पेक्ट्रम। फिर उसके बाद सेकेंड आया जो 486.1 पे, इसको इन्होंने ब्लू ग्रीन कलर का था, उसको इन्होंने H बीटा कहा। और थर्ड लाइन जो आई वो थी 434.1, ये था वोयलेट कलर का। ठीक है, अलग अलग कलर का यहाँ पर ब्राइट कलर्स का ये मिला, इसको H गामा कहा गया। वाल्मर ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसको वाल्मर सीरीज ही कहा गया। बाद में पता चला कि वाल्मर से पहले भी एक थे, उन्होंने इसको डिस्कवर कर दिया था। ठीक है, ये बाद में पता चला। तो वाल्मर ने एक सिंपल सा फॉर्मूला दे दिया कि कैसे पता चलेगा 1/λ इज इक्वल टू r 1/2² माइनस 1/n²। यहाँ जो n है ये मोर देन 2 है, और इससे क्या फायदा मिलेगा अपने को? ये r की, ये तो कांस्टेंट है, इसे बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। तो ये तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होगी 1.097 × 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। ये अपन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि ये जैसे मीटर इनवर्स है, इसको तो बहुत ही इजीली फाइंड आउट है। इसकी तो कोई यूनिट है नहीं, और 1/λ है, लैम्डा की मीटर होती है, तो 1/λ है, तो इसकी मीटर इनवर्स हो गई यूनिट। करेक्ट। अब ये मोर देन 2 होगा, ये और ज्यादा आपको समझ में आएगा जब अपन सबको एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन वाल्मर ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। चलो अदर सीरीज, अब देखो इससे पहले लेमन सीरीज आ गई, ये 1² माइनस n²। फॉर्मूला एक ही है, जब यहाँ 1 है तो यहाँ n 1 2 3 4 है ना, अल्ट्रावायलेट रीजन, फिर इंफ्रारेड, ये सब आपका पढ़ा हुआ है पहले से स्पेक्ट्रम, है ना। पास्चन सीरीज में कहां से शुरू होगी? 3²। वाल्मर 2 से शुरू हो रही है ना, इसलिए इसको छोड़ दिया है। 1/3² माइनस 1/n², n दिया हुआ है। ब्रैकेट सीरीज, प्रोफंड सीरीज, ये सब आपको दी हुई है, तो ये आप इसको अकॉर्डिंगली याद रखिए इस फॉर्मूले को। एग्जाम में कई बार एक छोटा सा न्यूमेरिकल यहाँ से बनता है, आपको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ 5 से अगर आगे जाएगा, जैसे होता क्या है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपनी जो ऑर्बिट है वो चेंज करता है, तो कितनी रेडिएशन होती है उसको मेजर करने का ये एक तरीका है। ठीक है, तो जैसे 5 से 6 में गया या 5 से 7 में गया, तो ये हमें यहाँ पर इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं उसकी वेवलेंथ रेडिएशन की। ठीक है, अच्छा लिमिटेशन, रदरफोर्ड के बारे में क्या लिमिटेशन थी? पहली लिमिटेशन उसमें ये थी कि वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जब वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में रेडिएशन हो रहा है तो उसकी एनर्जी डाउन होगी, तो ये घूमता 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 इसके अंदर की तरफ एनर्जी डाउन होगी, तो इसकी रेडियस कम होगी, इसको ज्यादा, इसकी स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी तो इसको न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो ये तो घूमता हुआ ऐसे इसके अंदर गिर जाएगा न्यूक्लियस के। तो फिर एटम है वो स्टेबल कैसे रहेगा? ये चीज रदरफोर्ड साहब एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरा इसने क्या कहा कि लाइन स्पेक्ट्रा जो है उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फर्दर, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिटेड बाय द रिजॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिवोल्यूशन। ये कह रहा है कि जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जिस स्पीड से घूम रहा है, तो लाइन के जो स्पेक्ट्रम मिल रहे हैं उनकी भी अकॉर्डिंगली, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इमिट कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी मिलनी चाहिए। लेकिन ये तो हम कह रहे हैं कि अंदर गिर जाएगा इसके, तो स्पाइरल बनेगा, तो स्पाइरल तो नहीं बन रहा, वहां तो चेंज ही नहीं हो रही फ्रीक्वेंसी, है ना। वेलोसिटी ने तो एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है इलेक्ट्रॉन की, और नई फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, तो ये कंट्राडिक्शन यहाँ पर देखने को मिला। नाउ बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम, फिर नील्स बोर ने 1885 से 1962 के बीच में अपना एक मॉडल दिया। उसने क्या मॉडल दिया? एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल कोर कॉल्ड न्यूक्लियस, जो पहले बात हो गई, इन विच एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट एंटायर मास ऑफ द एटम आर कंसंट्रेटेड। मैक्सिमम मास भी वहीं पर है और मैक्सिमम चार्ज, पॉजिटिव चार्ज भी वहीं पर है।
मैक्सिमम मीन्स सारा पॉजिटिव चार्ज और मैक्सिमम मास। A suitable number of electrons revolve around the nucleus in circular orbits. The centripetal force for revolution is provided by electrostatic force of attraction between electron and neutron. इसको हम डिस्कस कर चुके हैं किस तरह काम करता है। Electron revolve around the nucleus only in those orbits for which the angular momentum is some integral multiple of h upon 2 pi। ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ऐसे करता है कि उसका जो एंगुलर मोमेंटम है L, दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। यहाँ h प्लांक कांस्टेंट है ना, और ठीक है, ये इसका n यहाँ 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो NH अपॉन 2 पाई होगा। करेक्ट, ये हिपोथेसिस है इसकी, ये इसने अपनी संकल्पना प्रस्तुत की। An electron might make a transition from one of its specified non-radiating orbit to another of the lower energy. When it does so, a photon is emitted, having every equal to the energy difference between the initial and final stage. क्या कह रहा है ये, इसको समझो। जब भी ये लोअर एनर्जी में जाएगा बैंड में, जब भी ये अपना ऑर्बिट छोड़कर लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिट में जाएगा, तो क्या होगा, ये अपनी एनर्जी इमिट करेगा, और वो जो एनर्जी इमिट करेगा वो किस रूप में करेगा, फोटोन के रूप में। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इमिटिंग फोटोन इज देन गिवन बाय, इसको फोटोन को कैसे देंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू। एच न्यू इज इक्वल टू ई इनिशियल माइनस ई फाइनल। दोनों का जो एनर्जी का डिफरेंस होगा उतनी एनर्जी, आप जानते हैं फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू। ठीक है, तो एच न्यू विल बी डिफाइंड बाय एच इनिशियल, ई इनिशियल माइनस ई फाइनल। अब ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये आपको याद रखना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, इसके फॉर्मूले हैं, तो इसमें कुछ ज्यादा ये न्यूमेरिकल में काम आएंगे, इसमें ज्यादा समझने वाली कुछ है नहीं बात। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी दिया हुआ है यहाँ पे, इसको आप देखो। ये एनर्जी यहाँ पर है हाइड्रोजन एटम की, इसका फॉर्मूला याद रखिए आप, E इक्वल टू माइनस 13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, अगर जैसे ग्राउंड स्टेट होगी तो N1 होगा, तो माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन एटम की आपको यहाँ पर एनर्जी मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये मिनिमम एनर्जी है कि इसके बिना तो इलेक्ट्रॉन घूमेगा ही नहीं, यहाँ पर न्यूक्लियस खींच लेगा इसको। मिनिमम एनर्जी इतनी तो होनी चाहिए कि वो उस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर सके। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम, है ना। कम से कम इतनी एनर्जी तो होनी ही चाहिए, अदरवाइज न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट करके अपने आप में समाहित कर लेगा। स्पेक्ट्रल सीरीज का उसने क्या जो एक्सप्लेनेशन दिया बोर ने, हम इस चैप्टर के लास्ट में हैं। अकॉर्डिंग टू द थर्ड पोस्टुलेट ऑफ बोर्स थ्योरी, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मेक एन ट्रांजिशन फ्रॉम ऑर्बिट ऑफ हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट, ए लाइट फोटोन इज इमिटेड। अभी हमने बात कर ली थर्ड पोस्टुलेट में, बोर्ड ने क्या बताया कि जैसे लोअर एनर्जी में जाएगा एक फोटोन वहां से निकलेगा, है ना, कुछ फोटोन्स के रूप में एनर्जी वहां से निकलेगी। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स टू फर्स्ट ऑर्बिट from any other orbit, Lyman series is obtained which lies in the ultraviolet region। जैसे ही फर्स्ट ऑर्बिट में कूदेगा, यानी लोअर एनर्जी में आएगा, वहां से फोटोन निकलेंगे, और फोटोन के रूप में जब रेडिएशन होगी तो उसके लेमन सीरीज स्पेक्ट्रम मिलेगा। फॉर्मूला आपको पता ही है, हमने इसकी पहले ही बात कर दी। न्यू का मतलब 1 अपॉन लैम्डा, ठीक है, इज इक्वल टू R 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन k स्क्वायर। ये फॉर्मूला पहले से हम स्टडी कर लिया था, इसमें थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया है। वहाँ 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू 1 अपॉन R इस तरह लिया था, या इन्होंने इसको इस रूप में लिख दिया, बाकी फॉर्मूला सेम ही है। लेमन और बार्मर में फर्क क्या है, यहाँ पर n इक्वल टू 1 में कूद रहा है और यहाँ पर 2 में जंप करेगा, है ना। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स टू सेकेंड ऑर्बिट फ्रॉम एनी अदर ऑर्बिट, यानी n इक्वल टू 3 4 5, ये आपने केमिस्ट्री में बहुत बढ़िया से पढ़ा होगा। बाहर वाले से अंदर की तरफ कूदेगा, ठीक है ना, अंदर वाला लोअर एनर्जी है, बाहर वाला मोर एनर्जी वाले
ऑर्बिट से, करेक्ट। तो जब 2 के लिए कूदेगा, 2 के लिए जंप करेगा तो हम उसको कहेंगे बार्मर सीरीज, और जब 3 के लिए करेगा तो पास्टन सीरीज, 4 के लिए करेगा तो पफंड सीरीज, और ब्रैकेट सीरीज 4 के लिए है सॉरी, और 5 वाला क्या है, पफंड सीरीज है। और ठीक है, तो ये इस तरह का सारा बना हुआ है। इसमें डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं। ये लेमन है, फर्स्ट में आ रहे हैं सारे, यहाँ से 2 से आ सकता है, 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है। अगर सेकेंड में आता है तो बार्मर है, इसी तरह सो ऑन हम इसको समझ सकते हैं। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। एनर्जी लेवल डायग्राम यही सेम आपका वापस इसी को इसने दोबारा तरीके से बना दिया, अलग तरीके से। एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन पोटेंशियल, ये क्या है? ये है कि जब हम ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में जाना चाहते हैं, इसका उल्टा अगर उसको ले जाना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसको? जितनी एनर्जी वो लोअर एनर्जी स्टेट में आने के लिए उसने इमिट की है, उतनी ही एनर्जी देकर उसको वापस एक्साइट करके उसमें भेजा जा सकता है, जिस ऑर्बिट से वो आया है, जिस स्टेट से वो आया है। जैसे मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है सेकंड से फर्स्ट में, ठीक है, और 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिस तरह अपन ने बात की थी अभी, कि इतनी एनर्जी इमिट हो जाती है। मान लीजिए इतनी इमिट हो जाती है, तो क्या होगा कि अगर हम फर्स्ट से सेकंड में जाएंगे तो इतनी इसको वापस देनी पड़ेगी, और उसी को हम बोलेंगे एक्साइटेशन एनर्जी। इसी तरह एक्साइटेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन है, द मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब जो हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका भी फॉर्मूला है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन, है ना, अपॉन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को ले जा रहे हैं तो ई से ई कैंसिल आउट हो गया, 10.2 वोल्ट। आयोनाइजेशन एनर्जी जिसको हमने पहले पढ़ा था, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज एन इलेक्ट्रॉन टू कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ये मिनिमम एनर्जी है, इसके बिना मिनिमम एनर्जी इतनी इलेक्ट्रॉन में होनी चाहिए, अदरवाइज वो रिवॉल्व ही नहीं कर पाएगा न्यूक्लियस के चारों तरफ। ठीक है, आई डोंट थिंक यहाँ आपको प्रॉब्लम आएगी, सिंपल से कंसेप्ट है, आप पढ़ लेना इसको। नाउ डी ब्रोगली व्यू, डी ब्रोगली व्यू, डी ब्रोगली ने भी अपना यहाँ पर वही फॉर्मूला दिया था। ठीक है, डी ब्रोगली, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट, जस्ट डी ब्रोगली व्यू क्या कहता है? लास्ट की 3 स्लाइड है, तो मुश्किल से 2-3 मिनट का काम और रहा है, इसको हम पढ़ लेते हैं। ये अब इससे क्या है कि अपना कंप्लीट हो जाएगा पूरा लेसन ही। It states that the angular momentum of an electron orbiting around the nucleus is quantized. इससे ये हो गया कि फोटोन निकल रहे हैं, इसका मतलब क्वांटाइज है ना। एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज है, और एंगुलर मोमेंटम है कितना? NH/2π। Why should the angular momentum have only those values that are integral multiple of h/1? ऐसा ही क्यों? h/2π कहां से आया? The French physicist Louis de Broglie explained this puzzle in 1923. Louis de Broglie ने इस चीज को 1923 में सॉल्व किया, 10 years after the Bohr proposed this model. बोर को पता नहीं था ये आया कहां से, इसको एक्सप्लेन किसने किया? de Broglie. We know that when a string is plucked, a vast number of wavelengths are excited. However, only those wavelengths survive which have knots of the at the ends. है ना, जो एंड तक पहुंचती है, अपनी रस्सी को झटका देके जो वेवलेंथ पैदा करते हैं, तो केवल वही जीवित रहती है जो एंड्स तक पहुंचती है। इट मींस दैट इन स्ट्रिंग स्टैंडिंग वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए वेव डाउन द स्ट्रिंग एंड बैक इन वन वेवलेंथ, टू वेवलेंथ एंड एनी इंटीग्रल नंबर ऑफ वेवलेंथ्स। समझ गए ना? जो इंटीग्रल नंबर है, आधी वेवलेंथ जीवित नहीं रहेगी, जो पूरी पहुंचेगी, यानी ये तो 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो, इंटीग्रल नंबर होनी बहुत जरूरी है। For an electron moving in nth circular orbit of radius Rn, the total distance is the
सर्कमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी सर्कमफ्रेंस। यहां पर देखिए टोटल डिस्टेंस सर्कमफ्रेंस में उतने लैम्डा होने चाहिए, उसका पूरा पूरा कंप्लीट सर्किल होना चाहिए, वही जीवित रहेंगे, बाकी खत्म हो जाएंगे। तो 2 पाई आर एन डिस्टेंस का एक डिस्टेंस लैम्डा ले ली तो लैम्डा कंप्लीट होना चाहिए, यानी मान लो एन वेवलेंथ एन टाइम्स वेवलेंथ, ये पूरी की पूरी लेंथ डिस्टेंस है, तो एन लैम्डा हो गया इसकी पूरी डिस्टेंस की वैल्यू, और पूरी डिस्टेंस है कितनी 2 पाई आर एन। इससे सोल्व करेंगे तो लैम्डा क्या आएगा, लैम्डा क्या आएगा यहां पर एच अपॉन, हाँ अच्छा लैम्डा की वैल्यू अपने को पहले से पता है एच अपॉन एम वी है ना, जब अपने को इसकी वो भी पता होनी चाहिए ना वेलोसिटी एम वी एम न्यू, ठीक है। तो यहां पर एम न्यू एन आर एन ये होगी एन एच अपॉन 2 पाई, अरे इसको पुट कर दिया यहां से पुट कर दिया, ये 2 पाई नीचे देखे आर एन की वैल्यू को, और आर एन की वैल्यू को जब यहां पुट किया तो एल कितना आया एन एच अपॉन 2 पाई। एन एच एल एक्चुअल में है क्या, आप लोग जानते हैं एम वी एन आर एन है, एम वी एन आर एन की वैल्यू यहां से रख दी हमने, ठीक है ना, ये वी एन ही है बच्चों, एम वी एन nth नंबर पर nth नंबर वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। डी ब्रोगली ने इस तरह इसको एक्सप्लेन किया। लिमिटेशन क्या है, द बोस मॉडल इज एप्लीकेबल टू हाइड्रोजेनिक एटम, इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड इवन टू mere 2 electron atoms such as helium. Difficulty lies in the fact that the each electron interact not only with the positively charged nucleus but also with all other electrons. ये कह रहा है कि बाकी इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी तो वो इंटरेक्शन कर सकता है, रिपल्सिव फोर्स लग सकता है इलेक्ट्रॉन का, ऐसा क्यों नहीं है। While the Bose model correctly predicts the frequencies of the light emitted by hydrogenic atoms, the model is unable to explain the relative intensities of the frequencies in the spectrum. ठीक है, ये दो लिमिटेशन थी। एंड दिस इज द लास्ट स्लाइड, लेजर लाइट। लेजर लाइट में बिल्कुल सिंपल है कि 9, इसका एक तो फुल फॉर्म याद कर लेना, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। अच्छा क्या बताया इसने, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये लेजर का पूरा नाम है। लेजर लाइट आप लोग तो जानते हो है ना, इधर उधर बहुत एक दूसरे के सिर पे करते हो, उसको पॉइंट आउट करते हो, मेले में से खरीद के लाते हो। Since its development in 1960, it entered into all areas of science and आजकल तो लेजर शो वगैरह सब होते हैं। It is found applications in physics, chemistry, biology, medicine, surgery, engineering, etc. There are low power lasers with a power of 0.5 milliwatt called pencil lasers, है ना। पेंसिल लेजर्स हम विद सर्व एज ए पॉइंटर के रूप में इसको काम में लेते हैं। There are also lasers of different power suitable for delicate surgery of eye. लेजर से हम बर्न कर सकते हैं किसी अनडिजायर्ड सेल को और ग्लैंड्स को इन द स्टमक। फाइनली देयर आर lasers which can cut or weld steel. और लास्ट में इतनी बड़ी भी है कि वो स्टील को कट कर सकती है और उसको वेल्डिंग भी कर सकती है। लेजर में बहुत पावर होती है। ये क्या करती है, जैसे बल्ब वाली लाइट होती है उसकी जो वेव्स है वो ऐसे रैंडम डायरेक्शन में जाती है सभी तरफ, वो इन ऑल डायरेक्शंस। बट लेजर लाइट एक पर्टिकुलर उस डायरेक्शन में ही डायरेक्टेड होती है। सो दिस इज द लेसन ऑफ एटम वी सी, है ना। थोड़ा सा स्पीड से हुआ है, बट मुझे ऐसा है कि आप लोग इस चीज को समझेंगे और कोशिश करेंगे कि अपना इसको कंप्लीटली कर सकें, है ना। बढ़िया से इसको करना। जो कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व इट एंड सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।